हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी कन्यादान कविता के प्रश्न उत्तरों पर विचार करेंगे। एनसीईआरटी बुक के आए हुए सभी प्रकार के प्रश्नों के साथ साथ रचना, अभ्यक्ति और बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों पे आज हम सभी विचार करेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न एनसीईआरटी बुक से। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखना। यानी पहले प्रश्न में ये पूछा गया है कि माँ के कहने का क्या उद्देश्य है कि लड़की जैसा होना, लड़की जैसा आचरण हो पर लड़की जैसा मत दिखाई देना। इसका उत्तर इस प्रकार है, मेरे विचार से माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसा मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने सुलभ गुण, सरलता, निश्चलता, विनम्रता आदि के गुण को तो बनाए रखे, लेकिन इतनी भी कमज़ोर न हो पाए, इतनी भी असहाय न हो पाए कि उसे जो है तमाम यातनाएं झेलनी पड़े, उसे तमाम परेशानियां भी झेलनी पड़े। ससुराल में उसका लोग शोषण करने लगे तो शोषण से डरने की आवश्यकता नहीं है। अब नारी अबला नहीं है, नारी अब सशक्त हो चुकी है। इसलिए हर माँ की ये चिंता स्वाभाविक है कि उसकी लड़की कहीं शोषण का शिकार न हो जाए, उसकी लड़की कहीं यातना का शिकार न हो जाए, इसलिए उसकी चिंता जायज़ है। इसके अलावा वो भावी जीवन की कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला कर सके, इसलिए अपनी लड़की को मजबूत बनाने के उद्देश्य से वह कहती है कि तुम लड़की जैसा तुम्हारे अंदर आचरण हो, पर ऐसा न हो कि तुम दिखो कि लड़कियां कमज़ोर होती हैं, असहाय होती हैं, निर्बल होती हैं, केवल शोषण के लिए होती हैं। तो ऐसा नहीं हो, तुम अपनी यातनाओं को मत झेलना, मजबूत बन के इस समाज में रहना है, कमज़ोर बन के नहीं। देखिए दूसरा प्रश्न है, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। इसमें 2-3 हैं। क है आपका, इन पंक्तियों से समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। दूसरा कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है। तो आइए एक एक करके विचार करते हैं। पहले का, इन पंक्तियों से समाज में स्त्रियों की कमजोर स्थिति और ससुराल में परिजनों द्वारा शोषण करने की ओर संकेत किया गया है। कभी कभी बहुएं इस शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वयं, आज समाज में तमाम जगहों पे आप ऐसे उदाहरण को देखते हैं कि वह उन्हें आग के हवाले कर दिया जाता है। दहेज के तमाम लोभी हैं जो स्त्रियों को इस तरह यातना करते हैं, उनकी जीवन लीला समाप्त कर, या स्वयं कभी कभी जो परिस्थितियों से ऊब कर स्त्री अपनी जीवन लीला को स्वयं ही समाप्त कर लेती है। इसलिए माँ बिल्कुल अपनी लड़की को सचेत कर रही है कि देखना, रोटी सेकने के लिए आग बनाई गई है, जलने के लिए नहीं। कभी भी तुम विपरीत परिस्थितियों से डरना मत और इस तरह के कदम मत उठाना जो तुम्हें आग के हवाले होना पड़े, या तुम्हें कोई आग के हवाले कर दे, या तुम स्वयं हो जाओ। ऐसी कमज़ोर मानसिकता तुम्हारे अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरा जो दिया था, क्यों सचेत करती है, तो माँ बेटी को इसलिए सचेत करना उचित समझती है क्योंकि उसकी बेटी अभी भोली है, नासमझ है, क्योंकि वो अभी उसके सानिध्य में रहती है, जिम्मेदारियों को इतना अधिक वो समझ नहीं पाई है। दुनियादारी, छल कपट, प्रपंच का उसे पता नहीं है। शोषण की प्रवृत्ति से वह अनजान है। वह शादी विवाह के सुखमय और मोहक कल्पना का साधन समझती है। ससुराल के दूसरे पक्ष से अभिज्ञ है, क्योंकि ससुराल में तमाम दायित्व होते हैं, तमाम बंदिशें होती हैं। इन बंदिशों को वह अभी समझ नहीं पा रही है। इसलिए माँ सचेत करना बिल्कुल यथार्थ समझती है, सचेत करना बिल्कुल वास्तविक समझती है, क्योंकि सचेत करना एक माँ का फर्ज है, एक माँ का दायित्व है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वो पाठिका थी धुंधले प्रकाश की, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है उसे शब्दबद्ध कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है, उपयुक्त काव्य की पंक्तियों को पढ़कर हमारे मन में लड़की की जो छवि उतरती है वह इस प्रकार है। लड़की अभी सयानी नहीं है, यानी लड़की के अंदर अभी चातुर्यता गुणों का समावेश नहीं है, क्योंकि अभी उसने दुनियादारी नहीं देखी है कि दुनिया किस प्रकार छल कपट और प्रपंचों से भरी पड़ी है। लड़की को दुनिया के उजले पक्ष की जानकारी तो है कि दुनिया बड़ी चमकदार है, दुनिया बड़ी रौनक है, दुनिया में बहुत आकर्षक है, लेकिन दूसरे पक्ष
छल कपट शोषण की जानकारी नहीं है। लड़की विवाह की सुखद कल्पना में खोई है, क्योंकि उसे सुखद जो है चीज़ें प्राप्त होंगी, उसे सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसकी नई कल्पनाओं को पंख लग जाएगा, लेकिन साथ साथ में उसे एक जिम्मेदारी का भी निर्वहन करना है जो उसे अभी आभास नहीं है। उसे केवल सुखों का एहसास है, क्योंकि अपने वो माँ के साथ रह रही है, तो इसलिए केवल वो सुखों के बारे में जानी है, अभी दुखों का नहीं। उसे ससुराल की प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान नहीं है कि ससुराल में किस तरह की प्रतिकूल परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 को देखें। माँ को अपरिच बेटी की अंतिम पूंजी क्यों लगती है? माँ को बेटी अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी, आप कविता की पंक्ति में देखे होंगे, जैसे उसकी अंतिम पूंजी हो। तो माँ को बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि कन्यादान के बाद माँ एकदम अकेली रह जाएगी और माँ अपनी बेटी से ही अपने मन की भाव और विचारों को, उद्गारों को व्यक्त कर पाती है। इसलिए लग रहा है कि अब उसके जीवन में सुख दुख को व्यक्त करने के लिए अब कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बचेगा, कोई साथी नहीं होगा जिसके साथ वो अपनी निजी बातें बांट लिया करती थी। इसके अलावा बेटी, माँ बेटी के लिए सबसे प्रिय वस्तु की तरह थी, सबसे बड़ी पूंजी थी, जिसे अब दूसरों के हाथे में सौंपने जा रही थी। कन्यादान के बाद ये भारतीय परंपरा रही है, ये सदियों से चली आ रही है कि कन्यादान में संकल्प लिया जाता है कि अब वो लड़की को दान दे रहे हैं, क्योंकि हिंदू विवाह एक संस्कार है। इसके बाद वो नितांत अकेली पड़ जाएगी और अपने मन के भाव और दुखों को किसके साथ व्यक्त कर पाएगी? कौन उसका है? बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जैसे अपनी लड़की के साथ अपने मन के उद्गार और भावों को वो व्यक्त कर पाती है, किसी अन्य के साथ वह नहीं कर पाएगी। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी? प्रश्न संख्या 5 इस प्रकार है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी थी? माँ ने कन्यादान के बाद अपनी बेटी को विदा करते समय निम्नलिखित सीख दी थी कि वह ससुराल में दूसरों के द्वारा की गई प्रशंसा और अपने रूप सौंदर्य पे मुग्ध न हो जाए, क्योंकि अपने सौंदर्य पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, उसे अपने गुणों पे ध्यान देना है, क्योंकि ससुराल में अगर उसकी कुछ रक्षा कर सकता है तो उसके गुण ही रक्षा कर पाएंगे। इसलिए माँ हमेशा कहती है कि ये सौंदर्य पे मत मोहित होना, आत्ममुग्धता पे मत मोहित होना, अपने गुणों पे ध्यान देना। दूसरा, उसने सचेत किया था आग का उपयोग रोटियां पकाने के लिए, परिस्थितियों से उपयोग करके उसे अपने जलाने के लिए मत उपयोग कर लेना। तमाम स्त्रियां अपने संघर्षों में हार जाती हैं, इसलिए जलने के लिए उसका उपयोग मत करना, ये सावधान रहना। वस्त्र आभूषण के मोह में फंसकर बंधन में मत फंस जाना। इसलिए नारी के सुलभ गुण बनाए रखने पे कमजोर मत बढ़ना कि किसी भी तरह तुम्हारे अंदर कमजोरी का लक्षण न दिखाई दे। तुम लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। आपकी प्रश्न रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है, कहाँ तक यथार्थ है? मेरी दृष्टिकोण में कन्या के साथ दान की बात करना उचित नहीं है। दान तो किसी वस्तु का किया जाता है, क्योंकि कोई वस्तु नहीं है, लड़की कोई वस्तु नहीं है, उसका अपना एक अलग व्यक्तित्व, रुचि और पसंद है। उसे किसी वस्तु को नहीं समझना चाहिए, उसे किसी वस्तु के रूप में बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसका भी अपना व्यक्तिगत रुचि है, पसंद है, इच्छा है, अनिच्छा है, वह किसी वस्तु की बात निर्जीव नहीं है। दान देने के बाद दानदाता वस्तु का कोई संबंध नहीं रह जाता है, परंतु कन्या का संबंध आजीवन माता पिता के साथ बना रहता है। कन्या एक वस्तु जैसी है, कभी नहीं हो सकती है, इसलिए कन्या को दान देने की बात करना पूर्णतः अनुचित है। पाठ्येतर कुछ प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये देखा जाए, वैवाहिक संस्कार में कन्यादान खुशी का अवसर माना जाता है, पर यहाँ माँ क्यों दुखी है? इसका उत्तर इस प्रकार है। वैवाहिक संस्कार में रस्मों में कन्यादान पवित्र एवं महत्वपूर्ण रस्म है, ये खुशी का अवसर होता है, परंतु कन्यादान कविता में माँ इसलिए दुखी है क्योंकि वो विवाह के उपरांत वो बिल्कुल अकेली पड़ जाएगी। वह अपने सुख दुख की बातें अब किससे रख पाएगी? इसलिए वो बेटी को पूंजी समझती है जो आज उससे दूर हो रही है। दूसरा है, लड़की की माँ की चिंता के क्या कारण थे? उत्तर इस प्रकार है। लड़की की माँ की चिंता के निम्नलिखित कारण थे।
अभी वो समझदार नहीं थी, कहती है कि अभी सयानी नहीं है। ससुराल के दुखों को समझ ही रही थी, सुखों को समझ रही थी, दुखों का उसे आभास नहीं है। लड़की दुनिया के छल कपट से अविज्ञ है। लड़की को ससुराल एवं जीवन पथ पे आने वाली कठिनाइयों का ज्ञान नहीं था। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों के आधार पे कन्या की मनोदशा की वर्णन करना है। इसका उत्तर इस प्रकार है। कन्यादान कविता में विवाह योग्य कन्या को विवाह एवं ससुराल के सुखों का आभास है। वह जानती है कि ससुराल में सभी उसके रूप सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे, वस्त्र आभूषणों से लाद दिया जाएगा, इसलिए उसका रूप और निखर उठेगा। ससुराल के सभी लोग उसे प्यार करेंगे। इसके अलावा विवाह को ऐसा कार्यक्रम मानती है जो हंसी खुशी गीत गायन में पूरा हो जाता है, लेकिन उसके दूसरे पक्ष पे अभी उसे अनजान है। कन्यादान कविता में ऐसा क्यों कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचने नहीं आता है? इसका उत्तर इस प्रकार है। कन्यादान कविता में ऐसा इसलिए कहा गया है कि लड़की को दुख बाँचने नहीं आता क्योंकि अभी वो सयानी नहीं हुई है, उसे दुनियादारी का अनुभव नहीं है, उसे जीवन के एक ही पक्ष का ज्ञान है। वो दुखों से अभिमग्न है क्योंकि वह माँ के घर पे दुखों के साथ कभी उसका सामना नहीं हुआ। अब तक वह सुखमय परिस्थितियों में जीती आई है। इस प्रकार हम सभी ने पाठ के आए हुए सभी प्रश्नों पे विचार किया, चाहे वह आपके पाठ से संबंधित थे, रचना और अभिव्यक्ति के थे, और विविध बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न के आधार है। आप इसे आधार मान के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अगर आपको पूरे पाठ का कंसेप्ट क्लियर है तो आप अपने से भी प्रश्न का उत्तर लिख पाने में सक्षम हो जाएंगे। अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं से भी आप लिख पाने में समर्थ हो जाएंगे। पाठों का कंसेप्ट, भावार्थ, क्योंकि प्रश्न में कभी कभी पंक्तियां भी पूछी जाती हैं, इसलिए सभी का भावार्थ आप सभी स्पष्ट रूप से लिख लेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगा, तो पीडीएफ के माध्यम से आप नोट्स भी बनाने का काम कर लेंगे और सभी प्रकार के प्रश्नों पे आप विचार करेंगे और अपने से स्वयं उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। अभ्यास एक व्यक्ति को पूर्ण बनाता है। अगर आपके अंदर अभ्यस्त हैं तो परीक्षा में आपको बिल्कुल सरल और सहजता का अनुभव होगा। आशा है कि आप सभी को इस प्रश्नों का उत्तर समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। आप सभी का धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।